हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल ऑन एबीएस क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडी के टॉप 20 क्वेश्चंस की। और ये हमारा एमसीक्यू का लेक्चर 9 होगा। इसके पहले ऑलरेडी हमने 8 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं चैनल पर। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसे वॉच कर लीजिए, वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस 9वें एमसीक्यू लेक्चर में मैं जो आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है यूजीसी नेट एग्ज़ाम में इन्वायरमेंटल स्टडी के पेपर में आ रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि टेरी का मुख्यालय कहाँ है, TERI का मुख्यालय कहाँ है। तो अब देखो, सबसे पहले तो बात ये होती है कि टेरी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, बस इतना इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखो, ये जो है सिचुएटेड कहाँ है, नई दिल्ली में सिचुएटेड है। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि NEERI, ठीक है, इसको बोलते थे नेरी। तो नीरी का मुख्यालय कहाँ है, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में। तो आपको नेरी में और टेरी में कंफ्यूज नहीं होना है। टेरी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली और नेरी का हेडक्वार्टर नागपुर। नेरी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, और टेरी का फुल फॉर्म क्या होता है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका टेरी है वो क्या काम करता है, इसका वर्क फंक्शन क्या है। तो इसका वर्क फंक्शन ये है, इज़ अ रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली एंड स्पेशलाइज्ड इन द फील्ड ऑफ एनर्जी इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 में दे रखा है क्या, ये पृथ्वी के सतह पर कितना हिस्सा पानी है। देखो, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, एसएससी में और यूपी पीसीएस में ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ रखा है। और इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन सी, 71%। तो 71% पानी पृथ्वी के सतह पर है और पृथ्वी का ढका हुआ भाग है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन जो 3 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, यहाँ पे कह रहा है कि आर्टिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, मतलब कि व्हाट वी स्टडी इन आर्टिकोलॉजी। ओके, तो पहला क्या है, पारिस्थितिकी, व्यक्ति की पारिस्थितिकी। दूसरा क्या है, आवास की पारिस्थितिकी। तीसरा क्या है, आबादी की पारिस्थितिकी। और चौथा है ननाबदेश। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला ऑप्शन है व्यक्ति की पारिस्थितिकी, मतलब कि इकोसिस्टम ऑफ ह्यूमन बोल सकते हैं। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चक्रवात के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो कॉस्मोलॉजी दिया है ना, कॉस्मोलॉजी का मतलब होता है तारों का अध्ययन करना। ठीक है, जो एमएससी मैथमेटिक्स करते हैं और फिजिक्स में होते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में होते हैं, वो तारों पर अगर अध्ययन करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो बोलते हैं कि कॉस्मोलॉजी में उनका रिसर्च चल रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेलियोटेम्पोस्टोलॉजी। ठीक है, चक्रवात के अध्ययन को हम बोलते हैं पेलियोटेम्पोस्टोलॉजी। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज़ लोकेटेड एट, राष्ट्रीय आपदा संस्थान कहाँ स्थापित है। तो इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। उम्मीद करते हैं ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और आपको लगभग याद हो गए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने की कोशिश करा है। ठीक है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। द चेयरमैन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज़। तो देखिए, यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इसके जो है चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज मेड। अब देखो, जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था वो कब बनाया गया, तो वो बनाया गया 2005 में। और लागू कब से हुआ, तो वो लागू हुआ जनवरी 2006 से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पीएच वैल्यू ऑफ द एसिडिक रेन वाटर इज़ लेस देन। अब देखो, जब भी पीएच वैल्यू की बात की जाएगी तो आप समझिए कि एक स्केल होता है, उस स्केल पर 1 से लेके, ठीक है, 1, 7 एंड 14 तक पॉइंट्स दिए होते हैं। ठीक है, जब हम 7 के नीचे जाते हैं तो हमें एसिड टाइप का मिलता है, और जब हम 7 से ऊपर जाते हैं तो हमें बेस मिलता है, और 7 पे न्यूट्रल होता है। यहाँ पे न्यूट्रल इधर एसिड इधर बेस। तो अगर हम बात करें अम्लीय वर्षा की, तो मतलब एसिडिक रेन है। और आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि एसिडिक रेन के लिए SO2 और NO2 रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एसिडिक है मतलब कि 7 से छोटा होगा, इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि 7 पे नेचुरल है। ठीक है, न्यूट्रल है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर 7 से छोटा देखा है तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, 5.7।
बाकी सारे ऑप्शन 7 है, 7 से बड़े हैं, तो 7 और 7 से बड़े तो हो नहीं सकते, क्योंकि एसिडिक रेन की बात करेगी तो बेस वाला तो हम लेंगे नहीं, ये तो लेंगे नहीं, और 7 न्यूट्रल ही है, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन सही है तो आंसर ए इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ठीक है, कि विच प्लांट हैज़ बिन रिमूव फ्रॉम द रेंज ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है उनके रेंज से किस प्लांट को अब रिमूव कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है, जो बांस है ना, जो बम्बू है, बम्बू जो है इसको रिमूव कर दिया गया है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से, और 2017 में हटाया गया है। मतलब कि अगर आपको अब बांस काटना है तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट से इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि TDS ऑफ वाटर कैन बी रिड्यूस बाई। अब देखिए बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। आप लोग सबके घर में लगभग आरओ लगा होगा, जो शहरी वातावरण से बिलोंग करते होंगे, शहरी परिवेश से होंगे, उनके घर में ज़रूर ऑटो लगा होगा, कैंट का होगा, एक्वागार्ड का होगा, ठीक है, हैवेल्स का होगा। कई सारी कंपनीज जो है बनाती हैं एक्वागार्ड ये वगैरह आपके जो फ़िल्टर होते हैं। तो उसमें कभी इंजीनियर आता है तो वो क्या करता है, आपका TDS चेक करता है। TDS मीन्स टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स इन वाटर, ठीक है, कितने वाटर में आपके सॉलिड डिजॉल्व हैं। तो जिनका TDS जो है वैल्यू 50 से और 80 के बीच में होता है, वो वाटर जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है, उसको लोग पीते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है TDS ऑफ वाटर कैन बी रिड्यूस बाई डिस्टिलेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, आयन एक्सचेंज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। आसवन विधि, विपरीत पराशर एंड आयन विनिमय विधि, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस आपको पता ही है, आरओ का फुल फॉर्म ही यही होता है, जो आपके घर में फिल्टर लगा होता है लिखा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब कि TDS को वो कम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेल फोन रेडिएशन इज़ नोन एज। अब देखो जो सेल फोन का रेडिएशन है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन, ठीक है। आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। रेडियो तरंग विकिरण को हम सेल फोन विकिरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि इफेक्ट ऑफ सेल फोन टावर इन सिटी ब्रिंग्स। अब देखो जैसे अगर आपने वो वाली मूवी देखी होगी ना अक्षय कुमार की, जिसमें अक्षय कुमार पक्षी राजा रहता है, तो वहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स किससे होते हैं, जो मोबाइल के टावर्स होते हैं उनसे प्रॉब्लम होती हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इफेक्ट ऑफ सेल फोन टावर्स इन सिटीज़ ब्रिंग्स क्या करते हैं, क्या चेंज डालते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो वही करेक्ट होगा, चिड़ियों की संख्या में कमी हो जाती है। बहुत सारी जो चिड़ियाँ होती हैं उनसे जो वेब निकलती हैं उनसे उनको नुकसान होता है और वो जो है मर जाती हैं, ठीक है। वो होता क्या है कि वेव जो है उनके माइंड से टकराता है और वो जो है रास्ता भूल जाती हैं अपने घर का। तो अगर अपने घर कोई ना जाए तो बाहर कितने दिन तक रह सकता है, जल्दी ही चिड़ियाएँ मर जाती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से लर्न करना है कि शहरों में मोबाइल टावर का प्रभाव क्या है, चिड़ियों की संख्या में कमी, ठीक है। आपको मूवी इस पर देखो होंगे, आपने पक्षी राजा वाली मूवी देखी होगी, उसमें मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है, शायद रोबोट 2.0 करके कुछ नाम था। तो फिलहाल चलिए मूवी से क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केस बाय द एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण से क्या होता है। अब देखो वायु प्रदूषण जब होगा तो ऑब्वियस है कि आपके आँख में जलन तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, अगर वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, जैसे सपोज करो कि कभी कभी क्या होता है, घर में अगर खूब तेज़ तड़का लगता है, खूब तेज़ छौंका लगता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वहाँ से मिर्ची की जो गंध होती है वो आसपास के सराउंडिंग में फैल जाती है, तो वो एक तरीके का वायु प्रदूषण ही माना जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको सांस लेने में दिक्कत हो वो वायु प्रदूषण है। तो वहाँ पे अगर आप सांस लेते हो, कभी संयोग से मिर्ची का गंध आपके नाक में चला गया तो आपका नाक भी खुजली करेगा, ओके, तो ये भी करेक्ट है। अब गले में जलन का मतलब क्या है, अगर देखो गाँव में जब गेहूँ का मतलब काटने वाला सीजन चलता है तो उसमें गेहूं को जो है थ्रेसर में दौरी होता है, ठीक है। जो ग्रामीण परिवेश से होंगे अच्छे से समझ रहे होंगे। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा जो है मतलब कह सकते हो कि डस्ट पार्टिकल जो है आपके मतलब वातावरण में घूमते हैं, आपके जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल बाहर होते हैं। तो उस समय अगर आप वहाँ से गुजरो ना, अगर सांस लो तो वो जो उसके डस्ट पार्टिकल हैं जाके आपके गले में बैठ जाएंगे और गले में भी खिंचीच होगा। तो यहाँ पर उपरोक्त जो ऑप्शन है ना वो सही है। आँखों में जलन तो होगा ही होगा, नाक में जलन होगा और गले में भी जलन होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू SWM रूल 2016 ड्राई हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी केप्ट इन। अब देखो आपने देखा होगा ना कि कभी कभी टीवी पे भी एडवर्टाइजमेंट आता है कि गीला कचरा और सूखा कचरा दोनों को
अलग अलग डिब्बे में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सूखे कचरे की, तो जो सूखा कूड़ा होता है ना, उसे हम नीले कूड़ेदान में डालते हैं। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो SWM का मतलब क्या होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, और SWM जो है, जो 2016 आया था, ये SWM 2000 को रिप्लेस किया था, मतलब 16 साल बाद ये रिप्लेस हुआ था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको लाया कौन था, SWM जो है प्रोपोन्ड कौन किया था, तो MOEFOCC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा SWM को लाया गया। ठीक है, अब देखिए आगे जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए करेक्ट हुआ, नीला कूड़ेदान। अगर हम 15 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि वर्ल्ड वाइड अर्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड टू सपोर्ट, जो दुनिया भर में हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं वो किसको सपोर्ट करने के लिए मनाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, ना तो जल संरक्षण, ना पारव संरक्षण, ना जंतु संरक्षण। पृथ्वी दिवस का मुख्य मोटो ही होता है कि पर्यावरण संरक्षण को मनाना। पहली बार 1970 में 22 अप्रैल को पर्यावरण संरक्षण मतलब पृथ्वी दिवस मनाया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन 16 में दिया हुआ है, पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ, जो पॉपुलेशन होता है, जो जनसंख्या होती है वो क्या होती है, इंडिविजुअल्स इन स्पीसीज, इंडिविजुअल्स इन अ फैमिलीज, स्पीसीज इन अ कम्युनिटी, कम्युनिटी इन एन इकोसिस्टम। जनसंख्या क्या है, तो अगर प्रायः देखा जाए तो जनसंख्या एक प्रजाति के लोग बहुत पास पास रहते हैं, एक प्रजाति के लोग बहुत ज़्यादा पास में रहते हैं तो उसे हम जनसंख्या समूह बोलते हैं। एक प्रजाति के जीवों का जो जनसंख्या है, मतलब जो नंबर है वो जनसंख्या बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग का मतलब जनगणना होता है ह्यूमन बीइंग्स का, तो ऐसे एक प्रजाति के लोग को ही काउंट करके और जनगणना करते हैं। ठीक है, और जनसंख्या बताते हैं। अब कह रहे हैं कि ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। देखो जो ग्लोबल 500 पुरस्कार होता है ना, जो ग्लोबल 500 अवार्ड होता है, ये दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। ठीक है, ये मतलब आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से अगर आप जुड़े हैं तो ये आपको अवार्ड ग्लोबल 500 मिल सकता है। और ये दिया किसके द्वारा जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये दिया जाता है, UNEP के द्वारा, और सबसे पहले 1987 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो इको मार्क है ये यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, वाटर मार्क तो आपको पता ही है, ISI मार्क्स आपको पता ही है, एक मार्क आपको पता ही है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं क्या कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड। देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पहली बार जो है 1989 में सेलिब्रेट किया गया था और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, आगे जो है क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर लेक्चर का। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्ट टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को हम वातावरण से निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। तो देखो फोटोसिंथेसिस जो है ना, इस पर्टिकुलर क्रियाकलाप के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वातावरण से बाहर निकल जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन UGC नेट इन्वायरमेंटल स्टडीज से मैंने ले रखा है और आगे मैं आपको और नियर अबाउट 3 to 4 लेक्चर्स और दूंगा इन्वायरमेंटल स्टडी में, इसमें MCQs होंगे और लगभग आपका सारा MCQ यहाँ से कंप्लीट होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर, बाय।